प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज बीए फाइनल की आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र के बारे में चर्चा होगी। मित्रों, प्राचीन समय में भूगोल को केवल भौतिक स्थिति के आधार पर या यूँ कहे कि धरातलीय विषमताओं के आधार पर अध्ययन किया जाता था, लेकिन उसके बाद में भूगोल से एक महत्वपूर्ण शाखा निकली जिसको मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल के अंदर बहुत सारी ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है, मानव की जो एक्टिविटीज़ है, क्रियाकलाप है, उसको शामिल किया गया और उनकी जो क्रियाकलाप है, उन क्रियाकलापों में एक मुख्य क्रियाकलाप होती है जिसको अपन कहते हैं अर्थ प्रेरित या अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव बहुत सारी क्रियाकलाप करता है। उन सब का अध्ययन एक आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल है ये मानव भूगोल की एक सक्रियतम शाखा मानी जाती है और आर्थिक भूगोल के अंदर अधिकांश जो कार्य होते हैं वो अर्थ प्रेरित कार्य होते हैं। अर्थ प्रेरित कार्य होते हैं। आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक तंत्र जैसे कृषि करना, पशुचारण, खनन, उद्योग, सेवाएं, विभिन्न आनुपातिक सम्मिश्रण शामिल है। इनके अलावा आर्थिक विकास की प्रक्रिया, विकास स्तर, तत्संबंधी भूविन्यासिक संगठन आदि का अध्ययन करता है। यानी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो आर्थिक तंत्र है, कृषि, पशुपालन, खनन, उद्योग, सेवा क्षेत्र और आर्थिक विकास की प्रक्रिया, विकास स्तर और इसके अलावा जो तत्संबंधी भूविन्यास संगठन है उसका अध्ययन करता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलाप का समुच्चय स्वरूप उनमें निवास करने वाले मानव समाज के गुणात्मक जीवन स्तर में परिलक्षित होता है। गुणात्मक जीवन स्तर का तात्पर्य इस प्रकार के जीवन स्तर से हैं जिससे जीवन की मौलिक आवश्यकताओं, जैसे जीवन की मौलिक आवश्यकता क्या है, जिसको अपन जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकता कहते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। और उच्च आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, जैसे मनोरंजन है, कला और कौशल का विकास है की पूर्ति के साथ साथ स्वास्थ्य और स्फूर्तिदायक प्राकृतिक, जैविक और सामाजिक संस्कृति और पर्यावरण सुलभ हो, ऐसी कल्पना आर्थिक भूगोल के अंतर्गत की जाती है। यानी आर्थिक भूगोल में जीवन की गुणात्मक स्तर पर ध्यान दिया जाता है और इन गुणात्मक स्तर के अंदर जीवन की उच्च आवश्यकताएं, जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, इसके अलावा जो स्वास्थ्य, स्फूर्तिदायक प्रकृति, जैविक और सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित भी ध्यान दिया जाता है। तो गुणात्मक जीवन स्तर आर्थिक विकास की दीर्घकालीन प्रक्रिया का ही परिणाम होता है और ये जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है, जो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन होता है, इस विकास की प्रक्रिया में क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की आधारभूत भूमिका होती है। जब भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया है तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है। जैसे जल एक प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है, वनस्पति जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वो एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ये जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं इसका आधारभूत भूमिका होती है आर्थिक विकास में
और संसाधन प्राकृतिक और जैविक वातावरण जिसमें भू संरचना, भौम्याकार, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, खनिज, ऊर्जा स्रोत से मानव के द्वारा विकसित प्रौद्योगिक जैसे दक्षतापूर्ण कार्य संपादन करने हेतु उपकरण और कार्य पद्धति के सहारे उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार संसाधनों के आधार पर प्रविधि संपन्न मानव की क्रियाशीलता के अनुरूप ही आर्थिक विकास की प्रक्रिया अग्रसर होती है। आर्थिक विकास स्तर इस प्रक्रिया का समुच्चय परिणाम होता है। यानी आर्थिक विकास करने के लिए इन आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता होना, इसका समुचित उपयोग होना, दक्षतापूर्ण इसमें विभिन्न तकनीकी के माध्यम से कार्य होना बहुत ज़रूरी है। यदि केवल आर्थिक संसाधन उपलब्ध है और तकनीकी की कमी है या अन्य क्षेत्रों की कमी है तो उसका सही रूप से शुद्ध उपयोग नहीं हो पाता है। इसीलिए आर्थिक विकास है वो इस प्रक्रिया का ही समुच्चय परिणाम कहलाता है। और आर्थिक विकास के स्तर के अनुरूप ही क्षेत्र विशेष का भूवैन्यासिक संगठन होता है। यानी जिसको अपन कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो बदलाव आता है उसमें आर्थिक विकास के अनुरूप ही होता है। उदाहरण के लिए जैसे प्रमुखतः निर्वाण कृषि पर आधारित आर्थिक तंत्र में विस्तृत क्षेत्रों में फैले छोटे छोटे खेत या उसके मध्य छोटे बड़े गांव या इन गांवों को छोटे बड़े बाजारों से जोड़ने वाले मार्ग भूविन्यास संगठन के प्रमुख तत्व है। यदि किसी क्षेत्र का भूविन्यास संगठन है तो उसमें निर्वाण कृषि के साथ साथ उनमें छोटे बड़े खेत हैं, उनके छोटे बड़े उनके मध्य गांव है, गांव से बाजार जोड़ने वाले मार्ग है, यातायात के साधन है, ये सारे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भूविन्यास के अंदर शामिल होते हैं और उनके प्रमुख तत्व माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास का स्तर निम्न होगा और उच्च आर्थिक स्तर वाले क्षेत्रों में व्यापारिक कृषि हेतु बड़े फार्म, विविध यानी कि समूहित कृषि यंत्र, विशाल उद्योग, उनसे संबंधित महानगर या बड़े पैमाने पर यातायात हेतु द्रुतगामी स्थल और वायु मार्ग विद्यमान होंगे। अगर अपन निर्वाण कृषि के आधारों की बात करें तो वहाँ खेत छोटे होंगे, छोटे बड़े गांव होंगे, वहाँ छोटे बड़े बाजार होंगे, तो ये स्वाभाविक है कि वहाँ का आर्थिक स्तर है वो निम्न होगा। अब दूसरे स्तर पर अपन जाते हैं कि यदि उच्च आर्थिक विकास वाले क्षेत्रों की बात करें जहाँ व्यापारिक कृषि होती है, विस्तृत कृषि होती है, बड़े फार्मों में होती है, ज़्यादातर वहाँ कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है और वो सारे बड़े उद्योगों, महानगरों या बड़े पैमाने वाले यातायात के द्रुतगामी स्थलों या वायु मार्गों से जुड़े होते हैं, तो उनका आर्थिक विकास है वो उच्च होगा। उच्च आर्थिक स्तर ही गुणात्मक जीवन स्तर का पर्याय नहीं है। उच्च आर्थिक स्तर से ही गुणात्मक जीवन स्तर प्राप्त नहीं होता है। गुणात्मक जीवन स्तर हेतु संसाधनों का समाज के सभी वर्ग के लोगों में न्याय संगत वितरण की आवश्यकता है। यदि अपन आर्थिक स्तर में सुधार करके गुणात्मक जीवन स्तर में सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुणात्मक जीवन स्तर हेतु जो भी संसाधन हैं वो संसाधन की पहुंच समाज के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति तक न्याय संगत होनी चाहिए ताकि सभी को रोजगार के सम्यक अवसर उपलब्ध हो सके। नहीं तो कुछ एक यानी वर्ग का आर्थिक विकास हो जाएगा और बाकी यानी कि जो वर्ग है वो यानी निम्न स्तर में रह जाएगा, बीच में खाई बन जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी जो आर्थिक संसाधन हैं उसका एक निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग सभी वर्गों तक पहुँचे और उसका लाभ भी मिले ताकि सबको रोजगार भी मिले। साथ ही वृत्त स्तर पर आर्थिक क्रियाकलाप और प्राकृतिक जैविक वातावरण में सामंजस्य अपेक्षित है। इस प्रकार गुणात्मक जीवन क्षेत्र
विशेष के आर्थिक विकास के साथ साथ उनके राजनीतिक, सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था से संबंधित है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र विशेष के बाहर स्थित आर्थिक तंत्रों और विकास प्रक्रियाओं से गुणात्मक जीवन स्तर सर्वथा यानी असंपन्न रहता है, या यूँ कहें कि विशेष बाहर स्थित जो आर्थिक तत्व है विकास की प्रक्रियाओं से गुणात्मक जीवन स्तर हमेशा यानी असंप्रत नहीं रहता है। अनेक माध्यमों जैसे परिवहन, संचार, तकनीकी आदान प्रदान, प्रवचन, व्यापार, राजनीतिक संगठन, परंपरा, संबंध से समवे रूप से क्षेत्रीय अंतःक्रिया यानी होती है। तो इस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आर्थिक संसाधनों की भूमिका रहती है और राष्ट्र विशेष अन्य राष्ट्रों से भी किसी न किसी हद तक ये जुड़ा रहता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय सीमा के भीतर भी विश्व के अन्य राष्ट्रों में हुए तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों की न्यूनाधिक प्रतिक्रिया होती है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भूतल के विभिन्न प्रदेशों में आर्थिक विकास यानी तज्जनित गुणात्मक जीवन स्तर का अध्ययन संपूर्ण भौगोलिक वातावरण तंत्र के संदर्भ में और प्राविधिक विकास क्रम के प्रसंग में किया जाता है। जैसा कि पहले से इंगित किया गया है कि गुणात्मक जीवन स्तर प्राकृतिक वातावरण में निहित संसाधनों के मनुष्यों द्वारा सम्यक उपयोग पर निर्भर करता है। यानी गुणात्मक जीवन स्तर के लिए प्राकृतिक वातावरण में जो निहित संसाधन है उसका मनुष्य किस प्रकार उपयोग करता है उस पर निर्भर करता है। सम्यक उपयोग का तात्पर्य इस प्रकार के उपयोग से है जिसमें वातावरण के तत्वों, संसाधनों के स्रोत अक्षुण्ण रहे। वातावरण के जो तत्व है, संसाधन है, वो बने रहे, अक्षुण्ण रहे और सातत्य सुनिश्चित भी हो। दूसरे शब्दों में कहे कि संसाधनों का इस प्रकार और उसी हद तक उपयोग हो जहाँ यानी तक उनकी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अविच्छिन्न बनी रहे। यानी संसाधन तो है हमारे पास में, आर्थिक संसाधन है, लेकिन उसका समुचित उपयोग होना बहुत ज़रूरी है। यदि उनका अत्यधिक उपयोग हुआ तो वो एक समय के लिए समाप्त हो जाएंगे या अनुपयोगी बन जाएंगे। तो उसको ऐसे उपयोग करना है जो एक अक्षुण्ण बना रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए भी लाभदायक रहे और उपयोगी सिद्ध हो। तो इस प्रकार के आर्थिक भूगोल का अध्ययन विश्व प्रादेशिक जीवन स्तर के प्रतिरूपों को निरूपण करने के साथ साथ उन प्रक्रियाओं का विवेचना करता है जिनसे जीवन स्तर में प्रादेशिक असमानताओं, विषमताएं प्रकट होती है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि मानव कल्याण की दृष्टि से उन बाधाओं को दूर करना जिससे विभिन्न प्रदेशों में मनुष्यों का जीवन स्तर गुणात्मक दृष्टि से वांछित स्थिति में नहीं रहे, उन प्रक्रियाओं को विनियमित करना जिससे गुणात्मक जीवन स्तर में प्रादेशिक जो विसंगति है उसको दूर किया जा सके। तो इस प्रकार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव विकास और आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। अब यदि आर्थिक भूगोल की ये जो प्रकृति थी, इस प्रकृति को अपन ने आर्थिक भूगोल के विभिन्न जो आर्थिक तत्व है, आर्थिक संसाधन है, इसका समुचित उपयोग मानव किस प्रकार करता है, उसका प्रभाव क्या है, इसके बारे में चर्चा की है। यदि आर्थिक भूगोल के विशेष क्षेत्रों के बारे में चर्चा करें तो विशेष क्षेत्रों में
इसमें संपूर्ण मानव वातावरण तंत्र परिधि के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक तंत्र यानी कि विभिन्न आर्थिक तत्वों और कार्यों का प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान भूवैन्यासिक संगठन का जो प्रतिरूप है वो इसके विशेष क्षेत्र की श्रेणी में आता है। यानी संपूर्ण मानव वातावरण तंत्र के अंदर आर्थिक भूगोल के विशेष क्षेत्र में पहला जो क्षेत्र आता है वो आता है विभिन्न आर्थिक तत्वों और कार्यों का प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान भूवैन्यासिक संगठन प्रतिरूप। जो आर्थिक तत्व है, चाहे कृषि करना हो, चाहे पशुपालन करना हो, चाहे खनन करना हो, ये जो आर्थिक तत्व है और इनके कार्य है, इसका प्रादेशिक विद्यमान में जो भूविन्यास संगठन है उस भूविन्यास संगठन का प्रतिरूप कैसा है उसका अध्ययन होता है। दूसरा है कि प्राविधिक विकास क्रम के प्रसंग में कार्यात्मक संगठन में समायोजन प्रक्रिया। जो तकनीकी विकास के क्रम में कार्यात्मक संगठन में जो समायोजन की प्रक्रिया है उसको भी आर्थिक भूगोल के विशेष क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और तीसरा है अंतर प्रादेशिक और प्रदेशांतरिक यानी अंतःक्रिया। ये अंतर प्रादेशिक एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश और प्रदेशांतरिक एक प्रदेश के अंदर जो अंतःक्रिया है, आर्थिक तत्वों से संबंधित, आर्थिक संसाधनों से संबंधित, आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित, वो आर्थिक भूगोल के विशेष क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और चौथा जो विशेष क्षेत्र है वो है उक्त जो 3 विशेष क्षेत्र है इसका पर्यावरण पर पारिस्थितिकी संतुलन तथा दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में गुणात्मक जीवन स्तर पर प्रभाव का अध्ययन करना। इसमें से किसी एक पक्ष का अध्ययन स्वयं विदित है, अतः प्रत्येक पक्ष की अपन यानी कि व्याख्या कर सकते हैं। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इन 4 विशेष क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला विशेष क्षेत्र विभिन्न आर्थिक तत्वों और कार्यों का प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान भूवैन्यासिक संगठन के प्रतिरूप, और दूसरा प्रादेशिक विकास के क्रम के प्रसंग में कार्यात्मक संगठन में समायोजन की प्रक्रिया, और तीसरा अंतर प्रादेशिक और प्रदेश के आंतरिक अंतःक्रिया शामिल है। चौथे के अंदर इन तीनों का पर्यावरण पर अल्पकालीन और दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य और मानव के गुणात्मक जीवन के प्रभाव का भी पर अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल जो पहला अध्ययन है उसमें आर्थिक भूगोल को चाहे जिस प्रकार परिभाषित किया जाए, इसका अध्ययन दृष्टिकोण चाहे जो भी माना जाए, इसका अस्तित्व आर्थिक क्रियाकलापों पर आश्रित होता है। आर्थिक भूगोल का जो अस्तित्व है वो आर्थिक क्रियाकलापों पर ही निर्भर है। तो स्पष्ट है कि ऐसे आर्थिक क्रियाकलाप जो भूतल पर अपना चिन्ह छोड़ते हैं, अर्थात कहीं न कहीं मूर्त रूप से प्रकट होते हैं, आर्थिक भूगोल के मूल आधार कहलाते हैं। ये आर्थिक क्रियाकलाप कौन से हैं जो आर्थिक भूगोल के अंदर मूल आधार कहलाते हैं? इस आर्थिक क्रियाकलाप है वो कहीं न कहीं ये प्रतीक या मूर्त रूप से प्रकट होते हैं। ये आर्थिक क्रियाकलाप है जो है कृषि करना, खनन, उद्योग और परिवहन। ये ऐसे आर्थिक कार्य है, कृषि, खनन, उद्योग और परिवहन ऐसे आर्थिक कार्य है जो भूतल पर मूर्त रूप से प्रकट होते हैं। चाहे कृषि करने की बात हो, खनन की हो, उद्योग की हो या परिवहन की हो, ये हमेशा धरातल पर मूर्त रूप से यानी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले होते हैं।
और सबके सामने ये प्रकट होते हैं। या यूँ कहे कि कृषि है वो धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जाती है और जिसका अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, परिवहन का भी किया जा सकता है, खनन का भी किया जा सकता है। तो इसको मूल आर्थिक कार्य भी कहा जाता है या मूर्त रूप से आर्थिक कार्य कहा जाता है। और यानी इनका अध्ययन आर्थिक भूगोल में होता है, परंतु राजस्व एवं कर प्रणाली जो टैक्स प्रणाली है, जैसे आर्थिक कार्य जो मूर्त रूप यानी ग्रहण नहीं करते हैं और भूतल पर कोई छाप नहीं छोड़ते हैं, आर्थिक भूगोल के अध्ययन में प्रत्यक्षता सम्मिलित नहीं होते हैं। सब यानी परंतु सभी जो प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ कार्य है जिनका भूतल पर ठोस रूप से दृष्टिगत होते हैं, आर्थिक भूगोल के अध्ययन की परिधि में शामिल होते हैं। तो आर्थिक भूगोल के अध्ययन जो विषय क्षेत्र है उसके अंदर वह आर्थिक क्रियाकलाप शामिल होती है जो प्रत्यक्ष रूप से मूर्त रूप से प्रकट होती है, चाहे प्राथमिक क्रियाकलाप हो, चाहे द्वितीयक क्रियाकलाप हो, चाहे तृतीयक हो या चतुर्थ हो। इन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो भूतल पर ठोस रूप से दृष्टिगत होती है और जो ठोस रूप से दृष्टिगत नहीं होती है, जैसे टैक्स प्रणाली है, कर प्रणाली है। तो कर प्रणाली के अंतर्गत ये भूतल पर मूर्त रूप से ठोस रूप से प्रकट नहीं होती है, तो इसको आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन कृषि करना, खनन करना, पशुपालन करना जो प्राथमिक क्रियाकलाप है, या उद्योग करना, उद्योगों का विकास करना, विभिन्न उत्पादों का निर्माण करना, या परिवहन, संचार, बैंकिंग प्रणाली का विकास करना, ये जो क्रियाएं हैं, विकास अनुसंधान करना, ये धरातल पर मूर्त रूप से दृष्टिगत होते हैं। इसीलिए आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में, विषय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। आर्थिक भूगोल के और भी अध्ययन क्षेत्र हैं जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।